Welcome students, welcome to the e-learning session of accountancy. We started with issue of share chapter. Okay, we have covered few portions and today we will proceed with further topics on the same chapter. Now the topics for the that we will be covering today, first is under or over subscription of shares, second is issue of shares for consideration other than cash, and calls in arrear and calls in advance. These are the topics that we will cover today in today's session. Okay. The first topic for the day is under subscription of shares. Under subscription means when the company offers the shares to the public for subscription. अगर पब्लिक क्या करे, कम शेयर, जितने शेयर कंपनी ने ऑफर किया उससे कम के लिए एप्लीकेशन डाले, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन. जैसे सपोज करिए कंपनी ने 10,000 शेयर पब्लिक को ऑफर किया था प्रोस्पेक्टस, ठीक है, पब्लिक ने सिर्फ 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, इस केस को हम लोग बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन. अब अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि कंपनी जो है एप्लीकेशंस को तब तक अलॉट नहीं करती, शेयर्स को तब तक अलॉट नहीं करती जब तक कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन रीच ना हो. मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब एक ऐसी परसेंटेज तक एप्लीकेशन नहीं पहुंची जितना कंपनी मान के चल रही कि मिनिमम इतनी एप्लीकेशन तो चाहिए ही. अगर इतनी भी नहीं मिलेगी तो कंपनी वैसे सिचुएशन में रिजेक्ट कर देगी सारी की सारी एप्लीकेशन. ठीक है, इसको बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन. वो कोई परसेंटेज कंपनी की रहती है. तो अगर सपोज करिए कंपनी ने 5%, 10%, 25%, 50% है ना, कंपनी क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी जब तक कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन रीच ना हो. ओके, अच्छा, दूसरा केस होता है ओवर सब्सक्रिप्शन का. ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होती है, जब कोई कंपनी की बहुत ज्यादा ब्रांड वैल्यू है, जब कंपनी बहुत अच्छी रेपुटेशन रखती हो, ऐसे कंपनी जब अपने पब्लिक ऑफर लेकर आती है, अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है, तो पब्लिक क्या करती है, उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती है, पब्लिक बहुत ज्यादा उसमें इन्वेस्ट करना चाहती है. तो पब्लिक क्या करे, सपोज करिए रिलायंस है ना, ये सब जो कंपनीज है जो बहुत प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है, जिनका बहुत अच्छा मार्केट वैल्यू है, ऐसी कंपनीज अपना ऑफर जब लेकर आती हैं पब्लिक ऑफर, तो पब्लिक बहुत ज्यादा अप्लाई करती है. ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन. व्हेन द शेयर्स अप्लाइड फॉर is more in number than the number of shares offered for subscription. जितना पब्लिक को ऑफर किया गया था उससे बहुत ज्यादा ही पब्लिक ने अप्लाई कर दिया है, तो हम लोग उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन. अंडर सब्सक्रिप्शन में रिजेक्शन का चांसेस होता है अनलेस कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन तक पहुंच गए हो. लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन में पूरा रिजेक्शन नहीं होता है. क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे तो जितनी हम लोग को एप्लीकेशन चाहिए थी उतनी तो मिली है, उससे ज्यादा जो मिली है उनका रिजेक्शन हो सकता है. तो कई सारे सिचुएशन होती है. पहले सिचुएशन होती है रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन. रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन में क्या होता है कि जो जितनी कंपनी ने ऑफर की थी उतनी फुल्ली अप्लाई कर देगी, उतनी फुल्ली अलॉट कर देगी कंपनी, और बाकी के जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आ गई थी उनको कैंसिल करके, उनको रिजेक्ट करके उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा. ये तो होता है पहला सिचुएशन. दूसरा होता है प्रो रेटा. प्रो रेटा मतलब इसको आप बोल सकते हो प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट. यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी कुछ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देती है और कुछ एप्लीकेशंस को पार्शियल अलॉटमेंट करती है. ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पे एक रेशियो फिक्स होता है कितना ऑफर किया गया था पब्लिक को और कितना एप्लीकेशन आई है, उस रेशियो के हिसाब से ये पार्शियल अलॉटमेंट होता है. प्रोपोर्शनेट यू कैन से. ओके, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, तो प्रो रेटा अलॉटमेंट. ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे, इसके सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज अ कॉम्बिनेशन. जनरली हम लोग कॉम्बिनेशन ही देखते हैं. कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कुछ शेयर एप्लीकेशन फुल्ली अप्लाई मतलब फुल्ली अलॉट हो जाती है, कुछ रिजेक्ट हो जाती कंप्लीटली, और कुछ का प्रोरेटा अलॉटमेंट हो जाता है. ठीक है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं. ठीक है, तो ये तीन सिचुएशंस होती है जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है. ओवर सब्सक्रिप्शन इज अ सिचुएशन वेयर द पब्लिक अप्लाइज फॉर a number of shares which are more than the shares offered by the company for subscription. ठीक है, और अंडर सब्सक्रिप्शन कब होता है, जब जितना ऑफर किया था, जितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने ऑफर किए थे उससे कम पब्लिक ने अप्लाई किया है. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, so I have taken up an example from your book DK Goel, page number 7.27. okay, illustration is illustration number 9. okay, so those who have the book can see the book and those who do not have the book can see the board. Shiva Limited issued 20,000 shares of ₹10 each at a premium of 10%. Payments were to be made as under. ठीक है, प्रीमियम का परसेंटेज दिया यहाँ पे. जैसे पिछले हम लोग ने इलस्ट्रेशन किया था तो प्रीमियम का अमाउंट दिया होता है ₹1, ₹2 ऐसे करके,
यहाँ पे प्रीमियम का परसेंटेज दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 10% हम लोग को ₹10 में लगाना है, यानी ₹1, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन पे ₹5 जिसमें कि प्रीमियम इंक्लूडेड है, ठीक है। अलॉटमेंट ₹4 और जो बैलेंस ₹2 बच रहे हैं वो फुल एंड फाइनल कॉल, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अच्छा, अब शिवा ने ऑफर किया था 20,000 शेयर, पब्लिक ने सब्सक्राइब किया सिर्फ 18,000, ठीक है। एंड ऑल एप्लीकेशंस यहाँ पे होगा, ऑल एप्लीकेशंस में एक्सेप्टेड, ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, ठीक है। तो एप्लीकेशंस जो है यहाँ पे आप देखिए 20,000 शेयर ऑफर हुए थे, उसमें से 18,000 अप्लाई हो गए, मतलब बहुत ज्यादा कम एप्लीकेशन नहीं आई है ना। बहुत कम आती तब मिनिमम सब्सक्रिप्शन देखना पड़ता है, यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कोई झमेला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 20,000 ऑफर किया गया था, 18,000 तक आ गई, मतलब काफी एप्लीकेशन आई है फिर भी, है ना। अंडर सब्सक्रिप्शन है लेकिन बहुत ज्यादा अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं है। तो क्या हम लोग एंट्री पास करेंगे, आप देखिए सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि पैसा आ रहा है एप्लीकेशन के साथ में। कितने रुपए आ रहे हैं, ₹5। कितनी एप्लीकेशन आई है, 18,000, तो 18,000 into 5 दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट 90,000 टू शेयर एप्लीकेशन 90,000, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन के लिए आई है इसीलिए शेयर एप्लीकेशन को हम लोग ने क्रेडिट किया है। नेक्स्ट एंट्री आपको पता है कि शेयर एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं हम लोग, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना। कितने से, 90,000 से क्रेडिट हुआ था तो 90,000 से डेबिट होगा। अब ये जो 90,000 है ये शेयर एप्लीकेशन में पड़ा है, लेकिन इसमें सारा क्या शेयर कैपिटल का है, नहीं, इसमें जो पोर्शन शेयर कैपिटल का है वो तो कितना है, ₹4 के हिसाब से, है ना। तो 18,000 into 4 will go into share capital and 18,000 into 1 will go to securities premium। ₹1 प्रीमियम का था ना, मैंने कहा था 10% of ₹10, कितना हुआ, ₹1, तो ₹1 प्रीमियम है, ठीक है। और एप्लीकेशन में ₹5 बोला है इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब ये ₹5 में ₹1 प्रीमियम का है, एक्चुअल में एप्लीकेशन का सिर्फ ₹4। तो 4 एप्लीकेशन, 4 अलॉटमेंट और ₹2 हमारा कॉल, तो टोटल हो गया ₹10 और ₹1 जो प्रीमियम है वो मिला तो ₹11 हो गया, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में सिर्फ वो अमाउंट जाएगा जो कि एक्चुअल में शेयर एप्लीकेशन का मनी का अमाउंट है, ठीक है। प्रीमियम वाला पोर्शन प्रीमियम में जाएगा, वो शेयर कैपिटल में नहीं जाएगा। तो 90,000 से हम लोगों ने शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर दिया, और जो पोर्शन कैपिटल का था यानी 72,000 वो कैपिटल में डाल दिया, और जो पोर्शन सिक्योरिटीज प्रीमियम का था तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में डाल दिया, कितना, 18,000, ठीक है। अब जितने भी शेयर्स मिले थे सारे अलॉट हो गए हैं, है ना। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितने मिले थे मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ज्यादा थे, ओवर सब्सक्रिप्शन थे नहीं, रिजेक्शन की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सीधे क्या कर रहे हैं, 18,000 एप्लीकेशन जो आई थी सबको अलॉट कर रहे हैं। तो अलॉटमेंट की क्या एंट्री होती है, जब अलॉटमेंट ड्यू होता है तो हम लोग एंट्री पास करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ओके। अब बाकी के जो एंट्रीज है कॉल की और फर्दर एंट्रीज, जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होती है तो बैंक को डेबिट करते हैं, ऑल दोस थिंग्स, दोज आर ऑलरेडी डन, है ना, वो हम लोगों ने किया है। आपको प्रैक्टिस करना है, इसीलिए आप वो फर्दर एंट्रीज जो यहाँ से है वो आप कंप्लीट करेंगे, है ना। बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंटेशन होता है, ऑल दोस थिंग्स हैव बीन कवर्ड, सो यू विल बी कवरिंग दैट एरिया। So I have told you about the under subscription part and premium part, कि वो कैसे हम लोग कवर करते हैं जनरल एंट्री में। वैसे तो प्रीमियम किया हुआ है, लेकिन जब हम लोग ने प्रीमियम किया था तो प्रीमियम का जो अमाउंट था अलॉटमेंट में दिया हुआ था, अभी प्रीमियम का अमाउंट एप्लीकेशन के साथ दिया है, तो कैसा भी हो सकता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जिसके साथ में दिया रहेगा आप उसके साथ में एंट्री पास कर दीजिएगा, ठीक है। So this is our illustration, इसकी कुछ पोर्शन, कुछ एंट्रीज हैं जो कि आप कंप्लीट करेंगे अपने आप, ठीक है, दैट इज योर होमवर्क। So now we have come to the second topic, that is issue of shares for consideration other than cash, ठीक है। Sometimes the company issues shares in payment against purchase of assets to vendors or sometimes to promoters or underwriters, okay. For their services, such shares are issued as fully paid shares. Okay, these can also be issued at par or at premium or at a discount. Okay, generally these are issued as fully paid shares. We have already covered this portion of the topic, okay, in our previous session, but again I'm repeating it.
वेंडर्स कौन होते हैं? सेलर्स, ठीक है। कोई एसेट वगैरह या किसी से आपने कोई सामान खरीदा है बिजनेस पर्पज से, उसको आप पेमेंट करने के बजाय आप क्या कर रहे हो? यू आर नॉट पेइंग कैश, इंस्टेड ऑफ कैश यू आर इशूइंग कंपनी शेयर, ठीक है। तो कंपनी के शेयर जब आप ऐसे इशू करते हो, this type of issue of share is known as issue for consideration other than cash. Why other than cash? क्योंकि आप बदले में शेयर के लिए जो पैसा होता है, जो फेस वैल्यू है, वो आपको मिलेगी नहीं, है ना। आपको पेमेंट करना था वेंडर को, उस पेमेंट के बजाय आप शेयर इशू कर रहे हैं, तो इसलिए वेंडर से तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। दैट इज वाई वी कॉल इट इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहाँ पे कैश नहीं मिल रहा है, कैश के बजाय आपको क्या मिला है? आपने एसेट वगैरह खरीदा है ना। उसी तरह से प्रोमोटर्स मैंने बताया, हुआ द प्रोमोटर्स हु एस्टैब्लिश, ओके, द कंपनी को जो बनाते हैं, जो कंपनी को एस्टैब्लिश करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं प्रोमोटर्स, ठीक है। तो प्रोमोटर्स को उनकी सर्विसेज के लिए शेयर इशू किया जाता है कई बार। देन यू हैव सीन द टर्म अंडरराइटर्स। हु आर अंडरराइटर्स? अंडरराइटर्स आर द पीपल who take up the shares or who subscribe for the shares, okay, who have agreed beforehand। मतलब क्या होता है कि जब कंपनी अपनी ऑफर लेकर आती है पब्लिक के लिए, इशू के लिए, तो अंडरराइटर्स वो लोग होते हैं जो बोलते हैं कि इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होगा तो वो लोग कुछ पोर्शन ले लेंगे शेयर का, है ना, जिससे कि कंपनी जो है अलॉटमेंट का प्रोसेस कर सके। तो अंडरराइटर्स जो है वो एक तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी को, तो इसीलिए अंडरराइटर्स को भी कंपनी कई बार इशू करती है शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। अच्छा, ये जो शेयर होते हैं इनको जरूरी नहीं है कि आप फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश ही करो, सॉरी कंसिडरेशन फॉर अदर देन कैश ही करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि आप एट पार करो या प्रीमियम पे करो या डिस्काउंट, ये किसी पे भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट के लिए मैंने आपको बताया था कि अब डिस्काउंट अलाउड नहीं है वैसे तो, है ना, कुछ केसेस में है। नाउ नेक्स्ट अवर टॉपिक इज कॉल्स इन अरियर। व्हाट इज कॉल्स इन अरियर? कॉल्स इन अरियर मतलब कई बार क्या होता है कि जो कंपनी अपने कैपिटल को कॉल करती, आई हैव टोल्ड यू कॉल्ड अप कैपिटल वो पोर्शन होती है इशूड कैपिटल की जो कंपनी अपने सब्सक्राइबर से मांगती है ना। जैसे कि अभी तक हम लोग ने जितने भी सम्स किए हैं उसमें क्या देखा? एप्लीकेशन में इतने रुपए, अलॉटमेंट में इतने रुपए, फर्स्ट कॉल में इतना, फाइनल कॉल में इतना। ये जो अमाउंट होता है ये कंपनी एक बार में लेती नहीं है, मैंने आपको बताया था, ये पार्ट में कंपनी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेती है। जब कंपनी को कैपिटल की जरूरत होती है, कंपनी अपने शेयर होल्डर से उतना पोर्शन मांग लेती है ना। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू पे ही मांग सकती है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं मांग सकती है। 10 रुपए का फेस वैल्यू है शेयर की, तो जितनी भी शेयर एक शेयर होल्डर के पास है उसकी टोटल जो फेस वैल्यू होगी बस उतना ही उसको पे करना है। अब वो एक साथ में कंपनी लेती है या पार्ट में लेती है, वो कंपनी की मर्जी है। तो कंपनी जनरली पार्ट में लेती है, ठीक है। तो जितना पोर्शन कंपनी ने कॉल कर लिया है, सपोज करिए कंपनी ने एप्लीकेशन पैसा तो मिल ही चुका है, अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल का अमाउंट कंपनी ने कॉल किया, ठीक है। अब कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो पेमेंट नहीं करते, है ना। कुछ ने कर दिया पेमेंट, कुछ लोगों ने पार्ट पेमेंट किया, कुछ ने किया ही नहीं। तो ये जो पेमेंट नहीं होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन अरियर, मतलब ये बाकी है। कॉल्स है लेकिन कॉल्स आया नहीं है, पैसा आया नहीं, ओके। व्हेन वन और मोर शेयर होल्डर्स, मतलब एक आदमी भी हो सकता है, एक शेयर होल्डर भी हो सकता है और ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, फेल टू पे हिज और देयर ड्यू एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट और कॉल, इट इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर, ठीक है। अलॉटमेंट के टाइम में या जब कॉल के टाइम में अगर उन्होंने पैसा नहीं दिया है या कुछ पोर्शन नहीं दिया तो उसको कॉल्स इन अरियर बोला जाता है। The company may charge interest at a specified rate, ठीक है। कंपनी के पास पावर है कि कंपनी कॉल्स इन अरियर पे इंटरेस्ट चार्ज करे। ऑब्वियसली जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने पेमेंट नहीं किया है, वो बाद में हो सकता है पेमेंट करे कुछ समय बाद, तो वो जो पोर्शन, वो जो टाइम पीरियड है उस पर कंपनी क्या इंटरेस्ट लूज करेगी, कंपनी का तो नुकसान हो जाएगा। तो कंपनी क्या करती है, जिस दिन ड्यू डेट था पेमेंट का, उस दिन से लेके जिस दिन एक्चुअल में जो शेयर होल्डर्स है पेमेंट कर रहे हैं कॉल्स का, उस दिन तक उतने पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज करती है, ठीक है। दिस इंटरेस्ट इज एट अ रेट स्पेसिफाइड, ठीक है। ये स्पेसिफाइड कहाँ पे होता है? या तो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाइड होता है, ठीक है। और अगर उसमें नहीं दिया है तो आप देखिए टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब मैंने आपको बताया कि 2013 का कंपनीज एक्ट आ गया है,
पहले 1956 का एक्ट था जो कि अब कहीं कहीं पे अप्लाई होता है अभी भी, लेकिन अब मेनली हम लोग 2013 को फॉलो करते हैं कंपनीज एक्ट को। तो टेबल एफ जो है ना, टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करते हैं अगर आर्टिकल्स साइलेंट है, ठीक है। या तो आर्टिकल्स में आपको परसेंटेज दी होगी, रेट दिया होगा, किस चीज का रेट, इंटरेस्ट का रेट, और अगर नहीं दिया है तो हम लोग शेड्यूल एफ को फॉलो करते हैं। शेड्यूल एफ क्या बोल रहा है, 10% से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, ओके, नॉट एक्सीडिंग 10% पर एनम। तो 10% तक का इंटरेस्ट कंपनी चार्ज कर सकती है अपने शेयर होल्डर्स से व्हेन दे फेल टू पे द कॉल और अलॉटमेंट मनी ऑन टाइम, ठीक है। जिस दिन ड्यू डेट था उस दिन से लेके जिस दिन एक्चुअल पेमेंट हम लोग करेंगे तब तक उतने पीरियड के लिए इंटरेस्ट चार्ज होगा, मैक्सिमम 10% तक, ठीक है। पहले थोड़ा कम था। अच्छा, डायरेक्टर्स हैव राइट टू वेव ऑफ इंटरेस्ट आइदर फुल्ली और इन पार्ट। डायरेक्टर्स के पास राइट होता है। डायरेक्टर्स कौन होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी को जो मैनेज करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स। तो डायरेक्टर्स के पास ये पावर होता है कि अगर उनको लगता है कि हाँ जेन्युइन रीजन है, कुछ कारण है, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट देने से छूट दे सकते हैं, ना, उसको बोलते हैं वेविंग ऑफ। वेविंग ऑफ मींस दे गिव लिबर्टी ऑफ नॉट पेइंग इंटरेस्ट, ठीक है। वो इंटरेस्ट को वेव ऑफ कर देते हैं, पूरी तरह से भी वेव ऑफ कर सकते हैं या कुछ पोर्शन वेव ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉज एंड अरियर का कुछ ट्रीटमेंट होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है जो हम लोग अब पढ़ेंगे। So I hope you have understood what is cause in arrear and issue of shares for consideration other than cash. Okay, students. So now we'll start with cause in advance. Just as cause in arrear क्या होता है कि जब कंपनी ने कॉल किया है, पैसा मांगा है, लेकिन उसको टाइमली पेमेंट नहीं कर पाए कुछ शेयर होल्डर्स, तो उसको कॉज इन अरियर बोलते हैं। उसी तरह से कॉज इन एडवांस क्या होता है कि कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो कि कॉल्स आने के पहले ही एडवांस में पेमेंट करके रखते हैं ना, तो उसको कॉज इन एडवांस होता है। द पार्ट ऑफ द होल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स बिफोर द कॉल इज मेड, है ना। कंपनी ने पैसा मांगा ही नहीं, उससे पहले ही कुछ शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, पैसा दे के रखते हैं। इट इज शोन अंडर द लायबिलिटीज, इट इज अ डेट फॉर द कंपनी, ठीक है। तो एडवांस में कोई पेमेंट मिलता है, ऑब्वियसली वी नो कि हम लोग उसको क्या मानते हैं, ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। एडवांस पेमेंट जो प्री पेमेंट आप करते हो, कंपनी करती है, उसको हम लोग एसेट मानते हैं, लेकिन उसी तरह से जो कुछ एडवांस पेमेंट मिलता है कंपनी को, तो उसको क्या माना जाता है, लायबिलिटी मानी जाती है। अब ये लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि ये अभी कंपनी ने मांगा नहीं है, कुछ शेयर होल्डर्स ने पहले से पैसा दे के रखा है, तो क्या ये शेयर कैपिटल का पार्ट माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, क्योंकि अभी जब तक ड्यू नहीं होता तब तक उसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट नहीं किया, ट्रांसफर नहीं किया जाता है ना। तो जब मांगा ही नहीं गया है तो ड्यू कहां से होगा। तो ये एडवांस में पेमेंट करके रखे हैं शेयर होल्डर्स, कंपनी के लिए एक तरह का बर्डन है, एक लायबिलिटी है ना, डेट है। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी को इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। इस पे इंटरेस्ट देना बहुत जरूरी है कंपनी को, क्योंकि कुछ शेयर होल्डर्स ने बहुत ज्यादा गुडविल दिखाई है, पहले से पैसा दिया है, तो ऑब्वियसली दे डिजर्व टू गेट इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट। अब इंटरेस्ट कब से मिलेगा, इंटरेस्ट जिस दिन ये पैसा उन्होंने दे दिया था कंपनी को, है ना, द डे ऑन विच द कंपनी रिसीव्ड द अमाउंट, उस दिन से लेके जिस दिन तक कंपनी ने एक्चुअल में ये कॉल किया नहीं है ना। सपोज करिए कि 3 रुपीज पर शेयर करके किसी शेयर होल्डर ने एडवांस पेमेंट करके रखा है ना, और ये 3 रुपए कंपनी ने अभी तक मांगे नहीं थे। अब जब कंपनी एक्चुअली मांगेगी, कॉल करेगी, तो वो दिन जो होगा उसको ड्यू डेट बोलेंगे, उस दिन तक का अमाउंट, मतलब जिस दिन पेमेंट ऑलरेडी कर दिया था एडवांस में, उस दिन से लेके जब तक कंपनी कॉल नहीं कर रही है एक्चुअल में, इतना जो पीरियड होगा, इस पीरियड का पूरा इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी, किसको, उस शेयर होल्डर को जिसने एडवांस में पेमेंट करके रखा है, ठीक है। जैसे कॉज इन अरियर में हम लोगों ने देखा कि जिस दिन कंपनी ने पैसा मांगा था उस दिन पेमेंट नहीं हुआ, बाद में जाके फ्यूचर में मे बी हुआ होगा। तो जिस दिन पैसा मांगा था उस दिन से लेके जिस दिन एक्चुअल पेमेंट हो रहा उस दिन तक का इंटरेस्ट कंपनी ले रही थी, उसी तरह से यहाँ पे कंपनी इंटरेस्ट देगी किस दिन, जिस दिन पैसा मिल गया उस दिन से लेके जिस दिन पैसा एक्चुअल मिलना चाहिए था, है ना, ड्यू डेट जो एक्चुअल ड्यू डेट है, उस दिन तक का पैसा इंटरेस्ट के रूप में कंपनी अपने शेयर होल्डर को देगी, ठीक है। और ये जो है, ये जो इंटरेस्ट है, ये इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट हो या नहीं हो, इसको पे करना ही पड़ेगा कंपनी के लिए, लायबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि किसी शेयर होल्डर ने एडवांस में पेमेंट करके रखा है, तो कंपनी को ऑब्वियसली एक तरह का प्रेशर है, एक तरह का दबाव है कि कंपनी को भी उसको रिटर्न में उसका
जो इंटरेस्ट वो डिजर्व करता है वो देना चाहिए, है ना। और ये अमाउंट जो है कॉल्स इन एडवांस का जो अमाउंट है ये शेयर कैपिटल में तब तक नहीं जाएगा जब तक कि कंपनी एक्चुअली कॉल ड्यू नहीं कर दे। जब कंपनी कॉल मांगेगी, कॉल करेगी पैसा, उस दिन ये कन्वर्ट होगा शेयर कैपिटल में, ट्रांसफर किया जाएगा। अभी ये अलग से एक अमाउंट रखा रहता है ना। तो कंपनी इस पे इंटरेस्ट देती है, किस रेट पे इंटरेस्ट देगी, रेट फिर से वही होगा जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी में दिया है। जैसे कॉल्स इन अरियर में हम लोग ने देखा कि आर्टिकल्स में जो रेट दिया रहता है वही होता है। इन केस आर्टिकल इज साइलेंट, आर्टिकल में अगर कोई प्रोविजन नहीं है इस तरह का, आर्टिकल्स ने कुछ नहीं बोला है, तो फिर से हम लोग जैसे कॉल्स इन अरियर में देखे उसी तरह से यहाँ भी हम लोग टेबल एफ को फॉलो करेंगे ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। और टेबल एफ बोल रहा है, उसने पावर किसको दे रखी है, उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर दे रखी है कि आप डिसाइड कर लो, ठीक है, इंटरेस्ट का रेट। लेकिन मैक्सिमम रेट जो होगा वो 12% पर एनम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कॉल्स इन अरियर में मैक्सिमम रेट जो था 10% का था, यहाँ पे मैक्सिमम रेट 12% का है, ठीक है। अच्छा, नो डिविडेंड इज पेएबल ऑन सच अमाउंट, इस अमाउंट पे कौन सी अमाउंट, कॉल्स इन एडवांस। ये जो कॉल्स इन एडवांस है, मैंने बार बार आपको रिपीट किया है कि दिस इज नॉट अ शेयर कैपिटल, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल। डिविडेंड मीन्स प्रॉफिट का वो पार्ट जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है ना। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट शेयरिंग, कंपनी अपनी जो प्रॉफिट होती है उसमें कुछ पोर्शन रिजर्व रखती है, कुछ पोर्शन अपने बिजनेस से दोबारा लगा देती है और कुछ पोर्शन अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है एज डिविडेंड, ठीक है। जैसे हम लोग पार्टनरशिप में देखें कि प्रॉफिट पार्टनर्स को बांट दिया जाता है, वैसे कंपनी भी अपने प्रॉफिट जो है अपने शेयर होल्डर्स को देती है। तो जो पोर्शन शेयर होल्डर को दिया जाता है उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। अब ये डिविडेंड कैसे दिया जाता है, कैपिटल पे दिया जाता है। जो अमाउंट कैपिटल का पार्ट है ही नहीं उस पर डिविडेंड थोड़ी दिया जाएगा। तो जो हमारा जो कॉल्स इन एडवांस का जो अमाउंट है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, बिकॉज वो अमाउंट अभी ड्यू नहीं हुआ है, इसलिए शेयर कैपिटल में गया ही नहीं, ट्रांसफर ही नहीं हुआ। इसीलिए जो पोर्शन कॉल्स इन एडवांस का है, जो अमाउंट कॉल्स इन एडवांस का है, उतने पोर्शन पे कोई भी डिविडेंड नहीं दिया जाता, ठीक है। इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन डिविडेंड नहीं मिलेगा, ओके। So I hope you have understood कि what is calls in advance and what is the difference between calls in advance and calls in arrear। दोनों का कुछ accounting treatment है जो हम लोग देखेंगे, okay students। So we have done calls in arrear, we have done calls in advance। One thing you need to know is that interest on calls in arrear as well as interest on calls in advance both are not in your syllabus, okay। You need to know what are they, okay। theory part आप पढ़िए, लेकिन उसका जो accounting treatment है वो हमारे syllabus में नहीं है, तो उसको हम लोग नहीं कवर करेंगे, ठीक है। अब आती है बात कॉल्स इन अरियर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, ठीक है। जो सम्स है, न्यूमेरिकल पार्ट्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको बताती हूँ कि कॉल्स इन अरियर को आप अकाउंटिंग में कैसे प्रेजेंट करते हो, ठीक है। कॉल्स इन अरियर जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। एक, या तो हम लोग कॉल्स इन अरियर अकाउंट नहीं ओपन करते हैं, तो दूसरा हम लोग जब कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। तो जब कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन नहीं होता है तो क्या करते हैं, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स इज क्रेडिटेड टू कॉल्स अकाउंट। यहाँ पे कॉल्स इन अरियर अकाउंट नहीं है, तो जो कॉल्स अकाउंट होता है उसी में अमाउंट क्रेडिट होता है। क्या होता है कि जब शेयर होल्डर ने टाइम पे ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया लेकिन बाद में पेमेंट कर रहा है ना, तो जो बाद में पेमेंट कर रहा है वो कहाँ जाएगा, वो कॉल्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई अमाउंट अनपेड है तो वो क्या होगा, वो हमारे कॉल्स के अकाउंट में डेबिट बैलेंस से दिखाया जाएगा, ठीक है। कॉल्स अकाउंट विल बी डेबिटेड विद दैट अनपेड अमाउंट। जितना अमाउंट अभी कॉल्स के लिए बचा हुआ है, ओके, कॉल्स इन अरियर में पड़ा हुआ है, वो कहाँ दिखाया जाएगा, इस ट्रीटमेंट में। जब हम लोग कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं तो हम लोग कॉल्स अकाउंट में उसको डेबिट करके रखेंगे, ठीक है। कॉल्स अकाउंट विल शो अ डेबिट बैलेंस इक्वल टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द अलॉटमेंट और कॉल। मतलब अलॉटमेंट का अमाउंट हो या कॉल का अमाउंट हो, जितना भी कंपनी ने कॉल किया था, अगर किसी शेयर होल्डर ने नहीं पे किया है तो वो कॉल्स अकाउंट में डेबिट बैलेंस में दिखाई देगा। और बाद में लेटर ऑन अ सब्सिक्वेंट डेट व्हेन द शेयर होल्डर विल पे द अमाउंट, तो हम लोग बैंक को डेबिट कर देंगे क्योंकि पैसा आएगा कंपनी के पास, तो बैंक विल बी डेबिटेड एंड ये जो कॉल डेबिट था ये कॉल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल ट्रीटमेंट है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और बैलेंस शीट में भी इसका एक ट्रीटमेंट होता है जो हम लोगों ने जब बैलेंस शीट को प्रेजेंट करना सीखा था तो हम लोग ने देखा था, लेकिन अब हम लोग उसको एक्चुअल में इलस्ट्रेशन में देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। यहाँ पे क्या है कि आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन कर रहे हो, डिफरेंस कुछ नहीं है। यहाँ पे कॉल्स अकाउंट है, यहाँ पे कॉल्स इन अरियर अकाउंट है।
ठीक है। तो जो अमाउंट अनपेड अमाउंट है, जो पेमेंट नहीं हुआ है, जिसका जो कंपनी को पैसा नहीं मिला है शेयर होल्डर से, वो अमाउंट हम लोग यहाँ पे कॉल्स में डेबिट कर रहे थे, यहाँ पे कॉल्स इन अरियर में डेबिट कर देंगे, ठीक है। और लेटर ऑन व्हेन द अमाउंट विल बी रिसीव्ड, है ना, जब शेयर होल्डर्स पेमेंट कर देंगे फ्यूचर डेट में, तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे। और यहाँ पे भी बैंक डेबिट होगा, यहाँ पे भी बैंक डेबिट होगा, क्योंकि पैसा तो आ रहा है, लेकिन क्रेडिट किसको करेंगे, यहाँ पे डेबिट किसको किए थे, कॉल्स को, इसलिए क्रेडिट भी कॉल्स को करेंगे। यहाँ पे डेबिट किसको किए हुए हैं हम लोग, अनपेड अमाउंट, कॉल्स इन अरियर को, इसीलिए कॉल्स इन अरियर को ही क्रेडिट करेंगे। जब अनपेड अमाउंट है, कॉल्स इन अरियर डेबिट होगा, जब अमाउंट पे हो जाएगा तो कॉल्स इन अरियर क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे अनपेड अमाउंट कॉल्स में डेबिटेड है, जब पेमेंट हो जाएगा तो अनपेड अमाउंट जो पे हो जाएगा तो उसको हम लोग कॉल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। So these are the two ways in which you treat calls in arrear, okay, in account. और इसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करना है और इसके कुछ few illustrations हम लोग करेंगे अपने सम्स में in our next session, okay. So if you have any doubt from this portion, whatever portion we have covered today, you can ask me. और याद रखिएगा कि इंटरेस्ट जो है कॉल्स इन अरियर का, कॉल्स इन एडवांस दोनों ही आपके सिलेबस में नहीं है, ओके। थैंक यू क्लास।